हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है झार स्टार क्लास में। और मैं आज बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ क्योंकि 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। और ये सेट बेस्ट है क्योंकि ये खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट है और ये यहाँ पे फास्ट रिवीजन होने वाला है उसी प्रैक्टिस सेट का, जो कि क्वेश्चन के साथ साथ पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ है। तो मैं पूरे डिस्क्रिप्शन को भी डिस्क्राइब करूँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर करें जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वाइट बेलीड हेरॉन क्या है? वाइट बेलीड हेरॉन क्या है? तो ये आपका है हिमालय की तराई में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पक्षी है। हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया हर एक क्वेश्चन को, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अरुणाचल प्रदेश के अजाव जिले में लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में वाइट हेरॉन क्या है? वाइट बेलीड हेरॉन पक्षी को देखा गया है। वाइट बेलीड हेरॉन एक पक्षी है जो सामान्य तौर पर हिमालय के कम ऊंचाई वाले दलदली क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पे? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। यहाँ पे यही लिखा गया है। भारत में इसे शाही बगुला के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा यानी कि IUCN द्वारा 2007 में इसे अपनी रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि क्रिटिकली क्या है इंडेंजर्ड की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। और भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में शामिल किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। यह संसार में सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है और यह मुख्यतः भूटान, म्यांमार, कहाँ भूटान, म्यांमार, भारत और अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व और एक और ये लोहित जिले के निकटवर्ती कमलांग टाइगर रिजर्व में, कहाँ पे? कमलांग टाइगर रिजर्व में देखा गया है। यानी कि भारत में कहाँ पे देखा गया? अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपका शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में। ये देख लेते हैं कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। दोस्तों एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखापट्टनम में अपने हिमाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ, फ्लोटिंग मतलब क्या होता है कि तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये पावर प्लांट 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाला पहला सोलर प्लांट था। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि G7 देशों के विदेश यात्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लंदन। ये हम लोग देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? लंदन। जी, G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लंदन में, कहाँ हुआ था? लंदन में। ये विदेश मंत्रियों का बैठक है जो लंदन में संपन्न हुआ था। 2 वर्षों में पहली बार हुई इस वार्ता में आक्रामक होते चीन के खिलाफ एक सामूहिक मोर्चा बनाने की चर्चा की गई है। इस सम्मेलन में ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। चीन के सिंजियांग क्षेत्र के हांगकांग में नागरिक अधिकारों के खिलाफ कठोर नीति बनाने के लिए ब्रिटेन के साथ अमेरिका ने मजबूत सहयोग का वादा किया। किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ। अब हम लोग देख लेते हैं इसके और भी। G7 को मूल रूप से कब बनाया गया था? 1975 में G8 के रूप में स्थापित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, संयुक्त राज्य अमेरिका देश इसके प्रतिनिधियों के इकट्ठा करने का एक मतलब वहाँ के इन देशों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा करने का एक अनौपचारिक मंच है। कौन सा? G7, जो G8 के नाम से शुरू हुआ था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सितंबर 21 में आयोजित समुद्री द्विपक्षीय सभ्यता सिम्बेक्स, ये आपको पूछा जाएगा कि इससे रिलेटेड 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको सिम्बेक्स किन देशों के बीच हुआ या फिर कहाँ पे हुआ। तो ये सिम्बेक्स आपको याद रखना है सिंगापुर और भारत। कहाँ हुआ है? मतलब कहाँ नहीं, किनके बीच हुआ? ये भारत और सिम से सिंगापुर और भारत, सिंगापुर और भारत के बीच ये हुआ है सिम्बेक्स। और ये नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना के बीच ये द्विपक्षीय क्या है? ये नौसेना अभ्यास है, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है और 28वां है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को।
ये कहाँ पे हुआ है, सॉरी, चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, नौसेना अभ्यास ये दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर आयोजित हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था। आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था, तो ये शुरू किया आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्री कौन है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सर्बानंद सोनोवाल जी आयुष मंत्री हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्बानंद सोनोवाल। तो आयुष मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों को वितरित करना है। कैसे पौधों को, औषधीय पौधों को। दोस्तों इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मंत्रालय ने किया, ये क्वेश्चन पूछा। दूसरा कि ये आयुष आपके द्वारा किस चीज़ से रिलेटेड है, ये किस चीज़ से रिलेटेड हो गया, औषधि पौधों के वितरण से। औषधि पौधों वितरित करना है, घरों में औषधि पौधों को लगवाना है। इसमें से देख लेते हैं कि और क्या डिटेल दिया गया है। ये सर्बानंद सोनोवाल द्वारा ये मुंबई से किया गया। इसका जो उद्घाटन है वो सर्बानंद सोनोवाल जो कि आयुष मंत्री उनके द्वारा मुंबई से किया गया, और उन्होंने नागरिकों को औषधीय पौधे वितरित किए, जिसमें से कौन कौन सा पौधा था, तेज पत्ता था, स्टीविया था, अशोक था, गिलोय था, अश्वगंधा था, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्पगंधा और आंवला शामिल है इसमें से, यानी औषधीय पौधों को। इस अभियान के तहत वर्ष में 75,000 हेक्टेयर में औषधीय पौधों की खेती करने का प्रस्ताव है। और हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को कि दहला बांध किस देश से संबंधित है। दहला बांध ये आपका अफगानिस्तान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, अफगानिस्तान से संबंधित है दहला बांध। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध दहला बांध पर कब्जा कर लिया है। यानी कि अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ये दहला बांध है, और इसको किसने, तालिबान ने कब्जा कर लिया है। दहला बांध को अरघान बांध भी कहते हैं, अरगान बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरघान दाब बांध भी कहते हैं। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाही वली कोट जिले में स्थित है, और इस बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वर्ष 1952 में किया गया था। यह बांध अरगान दाब नदी पर निर्मित किया गया, यानी कि अरगान दाब नदी पर, इसलिए इसका नाम अरगान दाब बांध भी है, और इसका दूसरा नाम क्या है, दहला बांध है। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ये दोस्तों प्रकाशित किया गया है संयुक्त राष्ट्र लोक शासन कार्यक्रम द्वारा। किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन कार्यक्रम द्वारा। अब हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र लोक प्रशासन कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट की स्थिति को प्रस्तुत करता है। किसी देश में वेबसाइट विकास पैटर्न के आकलन के साथ साथ ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स इस तरह की संरचना और क्षैतिज स्तरों की पहुंच आदि विशेषताओं को शामिल करता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे देश अपने लोगों की पहुंच और समावेश को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सके। दोस्तों ये जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ई गवर्नमेंट विकास सूचकांक ई गवर्नमेंट के 3 महत्वपूर्ण आयामों, ऑनलाइन सेवाओं, दूर संचार कनेक्टिविटी और मानव क्षमता के क्या है, प्रावधान का एक संयुक्त माप है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, समाचार में दिखाई देने वाला शब्द कॉलैब कैट किससे संबंधित है। कॉलैब कैट किससे संबंधित है। दोस्तों अगर यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग, मैं पढ़ रही हूँ उससे सुन सकते हैं। कॉलैब कैट किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है सॉफ्टवेयर प्रणाली से। ये भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से कोलैब कैट लॉन्च किया है। कौन कौन, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये तीनों मिल करके कोलैब कैट लॉन्च किए हैं। यह एक सहयोगी नेटवर्क है, कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो 2D ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग से लेकर 3D उत्पाद डिजाइन तक के कुल इंजीनियरिंग समाधान प्रदान कर इसका विवरण देता है। इस पहल का उद्देश्य रचनात्मक और कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने हेतु देश भर में अटल टिगरिक लैब्स के छात्रों को एक शानदार मंच प्रदान करना है। यह सॉफ्टवेयर छात्रों को पूरे नेटवर्क में डेटा बनाने और स्टोरेज और विजुअलाइजेशन के लिए
समान डिजाइन डेटा तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो ये आपका भारत बना है प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला। प्लास्टिक पैक्ट के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? भारत बन गया है। और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी समिट में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस किसके द्वारा? ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा 3 सितंबर 2021 को इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट द्वारा जारी की गई, यानी किसके द्वारा जारी की गई? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया गया, IMF द्वारा जारी किया गया है। अब हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। ग्लोबल इन्फॉर्मिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ग्लोबल इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय बाजारों और उभरते बाजार वित्त पोषण की स्थिरता का आकलन करती है। यानी कि ये एक साल में 2 बार जारी की जाती है। कितने बार जारी की जाती है? 2 बार जारी की जाती है ये रिपोर्ट। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सांस अभियान किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है निमोनिया न्यूट्रलाइजेशन से। किससे संबंधित है? निमोनिया न्यूट्रलाइजेशन से। निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही द सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, यानी सांस अभियान सरकार द्वारा बच्चों पर केंद्रित निमोनिया रोग को कम करने के लिए किया गया था। भारत में 1000 जीवित जन्मों में से 5.3 मौत निमोनिया के कारण होता है। उसी को 2025 तक कम करके कितना कर देना है? 3 करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा स्नो रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो स्नोएक्स। ये नाम से ही स्पष्ट है, सेम नाम है, स्नो रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम स्नोएक्स द्वारा। हम लोग इसके डिटेल को देख लेते हैं। लगभग 1.2 बिलियन लोग अपनी पानी की आपूर्ति के लिए मौसमी बर्फ और ग्लेशियरों पर निर्भर है। प्रत्येक सर्दियों की बर्फबारी में कितना पानी निहित है और बसंत में पिघलने पर कितना उपलब्ध होगा, इसकी बेहतर समझ के लिए नासा ने स्नोइक्स नामक एक मौसमी अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, अगला सवाल है 13 नंबर। ये वर्ल्ड लॉजिस्टिक एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? क्या है? वर्ल्ड लॉजिस्टिक एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपका विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा बनाया गया एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों को व्यापार रसद पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है और यह भी बताता है कि वे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 14 नंबर। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? किसके द्वारा? क्या है? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? या विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी कि WEF द्वारा, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा। इसमें हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा तैयार किया गया एक इंडेक्स है और सूचकांक सामाजिक आर्थिक परिणामों के संदर्भ में विभिन्न देशों के अंतर सामाजिक गतिशीलता को मापता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। देखिए ये सूचकांक जो है वो 5 कारकों, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि 5 कारकों पर निर्भर करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, काम तथा लचीलापन के आधार पर तैयार किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर सवाल को। आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETCA किन देशों के बीच एक व्यापार समझौता है? ETCA तो ये भारत और श्रीलंका के बीच, किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता है।
हम लोग इसके डिटेल को देख लेते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी देश से रिलेटेड बात है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता ETCA भारत और श्रीलंका के बीच एक राजनयिक व्यवस्था है। यह मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों को मुख्य रूप से व्यापार सेवाओं और सेवा क्षेत्र के संबंध में जोड़ना चाहता है। यह दोनों देशों को आर्थिक, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने और मजबूत करने में मदद करता है। अब हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी घाट। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, यानी कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4 या फिर ई। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है आंसर है। वो कौन कौन सा है, यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कौन कौन सा जगह है जो हॉटस्पॉट है। ये आपका जैव विविधता के लिए पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। यहाँ पे पूर्वी हिमालय भी दिया गया था। इनके इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो ये दोस्तों नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? XC2 संरक्षण के लिए, यानी कि उसका संरक्षण करने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसके डिटेल को देख लेते हैं। XC2 संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। XC2 संरक्षण की 2 विधियां हैं। जूलॉजिकल पार्कों में लुप्त प्राय प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है और जीवित शुक्राणुओं तथा अंडों को नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 18 नंबर 18 नंबर सवाल है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी कारण है? ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक, शहर में गांवों की ओर पलायन। तो ये आपका है ग्रामीण निर्धनता। क्या कारण है? ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता कृषकों को कृषि में उन्नत तकनीक के निवेश को हतोत्साहित करती है। कृषिरत अधिकांश भारतीय जनता शहरों के बजाय गांवों में निवास करती है, अतः शहरी निर्धनता का कृषि विकास पर प्रभाव अत्यंत कम है, जबकि शहर से गांवों की ओर पलायन 9 के बराबर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर छठी पंचवर्षीय योजना है। ये आपका मेनली देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को आप लोग पूरे ध्यान से देखेंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहली बार गरीबी निवारण के घोषित उद्देश्य के साथ गरीब वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि गरीबी उन्मूलन का नारा कब दिया गया था? तो ये आपका छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू किया गया? तो ये आपका 2016 में लागू किया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि पूरे पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है उसका भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है इसमें नहीं दिया गया है, 2.4 है। कितना है? इसके हिसाब से ये आंसर ई हो जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि 2.4 है। कितना है? 2.4 है। टोटल कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। अब हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। मेघालय का पठार भाग है, यानी कि मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। हम लोग इसके डिटेल को देख लेते हैं। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे भ्रंश हुआ था जिसके कारण ये मालदा गैप द्वारा, किस गैप द्वारा? मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाता है। गंगा सिंधु के मैदान के दक्षिण में फैला त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है।
हम लोग इसके डिटेल को भी देखते हैं कि बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी में पहला विस्फोट वर्ष 1787 में हुआ था। कब हुआ था? 1787 में। अब 24 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि हम लोग को गलत ढूंढना है। ये क्या है? मरखा घाटी लद्दाख में, ये बिल्कुल सही है, मरखा घाटी लद्दाख में है। जुकू घाटी नागालैंड, ये भी बिल्कुल सही है। सांगला घाटी अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश है। इस हिसाब से आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को नहीं, सुमेलित नहीं है, ये ढूंढना था। अब हम लोग ये देखते हैं युमथांग घाटी, ये सिक्किम में है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन कब किया गया था? तो 5 से 17 सितंबर को, क्योंकि शिक्षक दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, तो उसी दिन इसका उद्घाटन किया गया था। 10:30 बजे किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 26 नंबर, किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर है? तो ये आपका पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है। इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं कि उत्तर पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर है, और पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ है? हाजीपुर है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कहाँ है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। अब 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट किस शहर से गुजरती है? ऑप्शन दिया गया है नागपुर, प्रयागराज, पटना, गया। तो दोस्तों इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्योंकि आप लोग इसका यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि भारतीय मानक समय देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और ये रेखा कुल 5 प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर सवाल को। कौन से राज्य सर्वाधिक शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो ये आपका कर्नाटक करता है। कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक करता है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। यहाँ कुल शहतूत रेशम का 48% उत्पादित होता है। अब हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर सवाल को। भिखना थोरी दर्रे निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कौन सा लिखा है? भिखना थोरी दर्रे, ये आपका है सुमेर पहाड़ी की श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे? ये जो शिवालिक श्रेणी का भाग है सुमेर पहाड़ी, ये वहाँ पे स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस न्याय की गारंटी देता है? भारतीय संविधान जो है वो कुछ न्याय है जिसका गारंटी देता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का। हम लोग इसके फुल डिटेल को देखेंगे। न्याय के संदर्भ में एक तथ्य स्पष्ट है कि भारतीय संविधान राज्य को प्रकृति के अधिकाधिक कल्याणकारी बनाकर राजनीतिक न्याय की अपेक्षा सामाजिक व आर्थिक न्याय की प्राप्ति के साधन के रूप में करता है। किसी भी प्रकार की अर्हता के बिना सार्वभौम वयस्क मताधिकार के द्वारा भारत में राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है, यानी कि यहाँ पे राजनीतिक न्याय हो गया वोट का अधिकार से। जबकि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण जो कि अनुच्छेद 15 के 4 में है, उपाधियों का अंत ये आपका अनुच्छेद 18 में है, और अस्पृश्यता का उन्मूलन जो कि अनुच्छेद 17 में है, के द्वारा सामाजिक न्याय का किया गया है को सुनिश्चित किया गया है, तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संसदीय सरकार के संदर्भ में सत्य नहीं है? हम लोग को क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है, सत्य नहीं है। सॉरी दोस्तों, सत्य नहीं है ढूंढना है। तो इसका पहला क्या है? हम लोग ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। जी, यूके का। तो ये आप बिल्कुल सही है कि यूके का मॉडल पर आधारित है। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में होती है। यह भी बिल्कुल सही है कि संसदीय का जो प्रणाली है वास्तविक उसकी कार्यपालिका शक्ति है, हम लोग जिसको चुन के भेजते हैं, निर्वाचन करते हैं, उसमें ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल सही है। सी में क्या है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ये गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और डी में क्या है? समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो हाँ, कार्यपालिका शक्ति है सो
राष्ट्रपति में निहित है। इस हिसाब से यहाँ पे गलत पूछा था, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये संसद के प्रति उत्तरदायी ना होकर के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची का जो सही वर्णन करता है वो है, इसमें राज्य के स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी है। जी हाँ, यहाँ में राज्यसभा में जो स्थान आवंटित किया जाता है उससे संबंधित है अनुसूची 4 में। अब हम लोग इसके डिटेल को देख लेते हैं। इसके डिटेल में सॉरी दोस्तों, इसका डिटेल हम लोग देखते हैं कि क्या है। भारत संविधान के कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा के आवंटन संबंधी जानकारी अंतर्विष्ट है। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? ये 1961 में किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 में। केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा में लिए गए निर्णय के साथ इसका गठन किया गया था। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन, 2 शिक्षा शास्त्री, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आयुक्त तथा प्रधानमंत्री द्वारा 7 अन्य मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं इसमें राष्ट्रीय एकता परिषद में। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? पहले प्रस्तावना को संविधान से अलग रखा गया था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद हुआ था, जो केस हुआ था, उसमें यह डिक्लेयर किया गया कि ये संविधान का ही भाग है। यह भारत के लोगों के आदर्शों व आकांक्षाओं को समाहित किए हुए है। प्रस्तावना की प्रकृति ऐसी है, इसका परिवर्तन न्यायालय में नहीं हो सकता। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद यानी कि जो केस था उसके में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यदि इसके मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो यह संसद की मतलब इसका जो मौलिक ढांचा जो पहले से बना हुआ उसमें बिना परिवर्तन किए संसद की संशोधन करने की शक्ति की सीमाओं के अंदर ही है, अर्थात संसद इसका संशोधन कर सकती है इसका मूल ढांचा को छोड़ करके। ये और इसका जो प्रस्तावना का संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत केवल कुछ शब्द जोड़ कर ही किया जा सकता है, और ये संशोधन जो किया जाएगा उसका अनुच्छेद 368 में इसके बारे में लिखा गया है। प्रस्तावना का संशोधन केवल एक बार हुआ है और वो कब हुआ है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल को। अगला सवाल है 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो ये आपका इसमें ऑप्शन क्या है? देखिए हम लोग एक एक ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि ये अधिकार भी केवल भारतीय नागरिकों को ही होगा। राज्य द्वारा नौकरियों के विषय में अवसर की समानता, ये भी सिर्फ यहाँ के नागरिकों को होगा, यानी कि भारत के नागरिक को होगा। अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी केवल यहाँ के अधिकारी मतलब यहाँ के नागरिक के लिए भी होगा। अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ये भी यहाँ के मतलब नागरिक का ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ पे जितना दिया गया है वो सारा नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब हम लोग इसके डिटेल को देख लेते हैं। किसमें क्या है? भारतीय संविधान के कुछ अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान या उसमें से किसी के आधार पर विभेद न किया जाना, यह अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 आधारभूत स्वतंत्रताओं का अधिकार, ये भी केवल किसे नागरिकों को है। मतदान का अधिकार नागरिकों को है। अनुच्छेद 29 तथा 30 में प्रदत्त सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार भी यहाँ के नागरिकों को है। अब हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो ये संविधान है। कौन सा सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय संघीय 37 नंबर क्वेश्चन है
कि भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो ये कनाडा पे, यहाँ का जो संघ है वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। अब हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो ये आपका शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में। पहले ये राज्य सूची में था, हम लोग इसके फुल डिटेल को देखेंगे। 42 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों शिक्षा, वन जीवों पक्षियों का संरक्षण, नापतौल एवं न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि पहले ये राज्य सूची में था और उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में से राज्य सूची में शामिल विषय है, अब हम लोग को इसमें से चुनना है कि कौन सा है जो राज्य सूची में शामिल है। शिक्षा तो अभी हम लोग देखे ये समवर्ती सूची में है। रेलवे पुलिस ये आपका है सो राज्य सूची में शामिल है, क्योंकि वन भी समवर्ती सूची में और विद्युत भी समवर्ती सूची में है। यानी कि क्या हो जाएगा, रेलवे पुलिस, जो कि राज्य सूची में शामिल है। अब हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि विषय संबंधित है, तो किससे संबंधित है, समवर्ती सूची से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हम लोग को गलत चुनना है। क्या दिखा है अनुसूची 4 में, राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये बिल्कुल सही है। अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंध, ये भी बिल्कुल सही है। आठवीं अनुसूची में भाषा को दिया गया हो, जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं उसका जिक्र अनुसूची 8 में है। अनुसूची 10 में दल बदल संबंधी कानून है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इसमें गलत पूछा था, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है जो गलत है। अब हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे अनुसूची के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। 8वीं में 22 भाषाएं हैं। 9वीं में भूमि सुधार से संबंधित है, ये पहला संशोधन था जो 1951 में किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, जो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 11वां अनुसूची जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची जो नगर पंचायत से रिलेटेड है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, पूछ रहा है। तो क्षुद्र ग्रह ये भी है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है और पानी भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक से अधिक है। अब हम लोग देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो इसको 25 करोड़ वर्ष लगता है। जो सूर्य है आकाशगंगा के बाहरी क्षेत्र में स्थित है तथा इसके केंद्र की निरंतर परिक्रमा कर रहा है, यानी कि सूर्य जो है आकाशगंगा के एक किनारे स्थित है और वो उसके केंद्र को निरंतर परिक्रमा करता है, और उससे परिक्रमा करने में से 22.5 करोड़ से 25 करोड़ वर्ष लगता है। अब हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर है कि सितंबर 21 में जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पे रहा है, तो ये IIT मद्रास रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को, 45 नंबर सवाल को। 45 नंबर है कि दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं, ये जीवा मिल्खा सिंह बने हैं। कौन बने हैं, जीवा मिल्खा सिंह बने हैं। कौन बने हैं, जीवा मिल्खा सिंह बने हैं। क्या है कि स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में शानदार उपलब्धियों के लिए 10 साल का प्रतिष्ठित दुबई गोल्डन वीजा हासिल करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। यूरोपीय टूर पर 4, जापान गोल्फ टूर पर 4 और एशियाई टूर पर 6 खिताब जीतने वाले 49 साल के जीव मिल्खा सिंह को एथलीट पेशेवर खिलाड़ी होने के लिए 10 साल का गोल्ड कार्ड 10 साल का गोल्ड कार्ड दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को, किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरे वर्ष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है, ये पंकज अडानी। कौन जीता है, पंकज अडानी जीता है। अब हम लोग देखते हैं इसके, भारत के पंकज अडानी ने किसे हराया, आमिर सरखोज को हराकर एशियन स्कूनर चैंपियनशिप 2021 जीत लिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 21 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश। किसने शुरू की है, उत्तर प्रदेश ने। इसका उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण विकास की योजनाओं
पर पूरा फोकस है। इसे तेजी देने के लिए ही सीएम योगी ने ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए बड़ा ऐलान किया। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लोगों को सीधे विकास के भागीदार बनाने का मौका देगी। इस अनूठी योजना के तहत गांव में होने वाले अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में हर व्यक्ति सीधा हिस्सेदारी कर सकेगा और उस कार्य का नामकरण भी उसके मुताबिक होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 48 नंबर, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कैलाश सत्यार्थी को। किसे नियुक्त किया गया है? कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया है। हम लोग इसके डिटेल को देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, कब मिला था इन्हें? 2014 में। सॉरी दोस्तों, कब मिला था? 2014 में। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस ने 76वीं महासभा की शुरुआत से पहले नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष कौन है? ये कौन है? के कस्तूरी रंगन है। कौन है? के कस्तूरी रंगन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि सितंबर 21 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले पायदान पर पहुंच गया? तो ये आपका है राजस्थान। कौन है? राजस्थान है जो पहले स्थान पे पहुंच गया है। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। और दूसरा नंबर पे कौन है? कर्नाटक है। तीसरा नंबर पे कौन है? गुजरात है। अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। इससे पहले इसका थोड़ा और डिटेल देखते हैं कि सूरज से ज्यादा बिजली लेने के लिए प्रदेश में लगातार सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। वर्ष 2030 तक 30,000 मेगावाट क्षमता का टारगेट है। वर्ष में 325 दिन सौर ऊर्जा के लिए बेहतर। राजस्थान में सूर्य की किरणें वर्ष के 365 में से 325 दिनों तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, यानी कि वहाँ पे जो धूप का मात्रा है वो हमेशा अवेलेबल रहता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 51 नंबर। 51 नंबर में है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? तो ये आपका किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की थी। मूल्य नियंत्रण की। इसने बाजार नियंत्रण की नीति को सफल बनाने के लिए कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की। इसने मलिक कबूल को साहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसे विस्तृत अधिकार दिया। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों उसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनके जन्मदिन को मिलाद उल नबी के नाम से जाना जाता है। ईद मिलाद पैगंबर के जन्मदिन से मनाई जाने वाली ईद खुशी को कहते हैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो वो नगर बसाया था सिकंदरा लोदी ने, जहां अभी आगरा है। सिकंदर लोदी। इसने आंतरिक व्यापार कर को समाप्त कर दिया और गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। इसने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया और इसने एक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम समान रूप से पवित्र हैं। इसके शासन में मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर सुल्तान ने प्रतिबंध लगा दिया। अब है 54 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध और मीरा के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? तो ये था आपका संसार दुख पूर्ण है। और दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये 50 क्वेश्चन क्लियर हुआ है। पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ करने में टाइम लगता है। आप लोग कमेंट करें। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन नहीं चाहते तो एक साथ पूरे 150 क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं हम लोग। और अगर उसे डिस्क्रिप्शन के साथ करेंगे तो 2 या 3 सेशन में ये एक मॉडल सेट पूरा होगा। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सारे दोस्तों से शेयर करें। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।